हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस अगले लेक्चर में। पिछले लेक्चर्स में हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार के डिफरेंट लॉज के बारे में चर्चा की थी और बौद्धिक संपदा अधिकार को पूर्ण रूप से समझ लिया था। अब अगर जैसे कि हमने बहुत सारे लॉ यानी कि कानून इसमें आते हैं तो उसका एक पहला अध्याय शुरू कर रहे हैं और उस पहले अध्याय में हम कानून ले रहे हैं पेटेंट का, जिसका मतलब है एकस्व अधिकार। पेटेंट यानी एकस्व अधिकार के बारे में हम डिफरेंट चीजें समझेंगे, ये क्या होता है, इसके अलावा इस अधिकार की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इस अधिकार की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कौन से आविष्कार पेटेंट के अंतर्गत आते हैं और कौन से आविष्कार पेटेंट के अंतर्गत नहीं आते हैं। चलिए चलते हैं लेक्चर की ओर। ध्यान से पूरा लेक्चर जरूर सुनिएगा। आप एक बार सुनेंगे तो पेटेंट के बारे में आपके बहुत सारे डाउट्स या जो लर्निंग एनहांसमेंट हो जाएगी और डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। आप आगे बने रहिए, वीडियो पर देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं एकस्व अधिकार के बारे में। एकस्व अधिकार की चलिए शुरू करते हैं एकस्व अधिकार की परिभाषा से। एकस्व अधिकार की परिभाषा के लिए हमें एकस्व अधिकार जो अधिनियम बना हुआ, एकस्व अधिनियम बना हुआ 1970 का, उसकी 2M के अनुसार एकस्व का अर्थ इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए गए एक एकस्व से है। यानी इस अधिनियम में जहां पर भी एकस्व बोला गया है और इसमें जो धारा है 44 से लेके 156 तक की विभिन्न धाराओं में विभिन्न चीजों के एकस्व के बारे में दिया गया तथा अध्याय 16, 17 और 18 के उसके उद्देश्यों के लिए इंडियन पेटेंट एवं डिजाइन एक्ट 1911 यानी 1911 के अंतर्गत प्रदान किए गए एक एकस्व से शामिल है। यानी कुल मिलाकर हम कहें कि एकस्व अधिनियम 1970 तथा एक जो इंडियन पेटेंट्स एवं डिजाइन एक्ट है 1911, इन सबका मिक्सचर मिला करके इस पेटेंट यानी कि एकस्व की परिभाषा का वर्णन किया गया है। एकस्व अधिकार एक विशेष अधिकार है जो कि किसी प्रभुता संपन्न राज्य यानी कि एक सोवरेन कंट्री या देश ने किसी एक व्यक्ति को विशेष अधिकार प्रदान किए हुए हों। और ये विशेष अधिकार उसको इसलिए दे जाते हैं कि उसने कोई चीज, कोई वस्तु या कोई उत्पादन या कोई निर्माण की प्रक्रिया सबसे प्रथम बार यानी सबसे पहली बार इजाद की हो या कोई किसी चीज का उत्पादन उसने सबसे पहली बार किया हो। इस प्रकार उस नए उत्पादन पर उस व्यक्ति की एकाधिकार यानी कि मोनोपोली हो जाती है। वो उसको किस तरह से प्रयोग करेगा, किसी को देगा या नहीं देगा, या किसी उसके प्रतिफल में कोई चीज लेगा तब देगा, वह उसका प्रयोग अनन्य रूप से यानी एक्सक्लूसिवली कर सकता है, यानी कि वो जहां चाहे वहां कर सकता है तथा उसे अन्य व्यक्तियों को अंतरित कर सकता है। और ये सारी परिभाषा जो है, ये वर्णन जो मिला है हमें एकस्व अधिनियम जो 1970 का उसके अनुसार है। चलिए अब बात करते हैं एकस्व अधिकार की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। इसकी सबसे पहली विशेषता यह है कि कोई भी चीज प्रथम बार सम्मुख आई हो या प्रथम बार उस टेक्निक या उस चीज का यूज किया गया हो, वो भविष्य में कभी भी पहले इस तरह का कोई उपयोग नहीं किया गया हो, उसका कोई निर्माण नहीं किया गया हो। इसका मतलब है ये लोगों से पहले से अपरिचित हो, पहली बार सामने आई हो। तो इसकी सबसे पहली विशेषता यह है कि वह प्रयोग या उत्पादन या कोई भी प्रोसेस वो प्रथम बार हुआ हो। दूसरा पॉइंट इसका यह है कि उसकी विषय वस्तु जो नया उत्पाद है या कोई कला होनी चाहिए। और इसके बारे में सबसे पहले जो वर्णन किया गया है इस अधिकार का प्रयोग करने के लिए, एकस्व अधिकार की विषय वस्तु नया उत्पाद या कला होती है। यदि कोई नया निर्माण या कला नहीं है तो इसे इस अधिकार का प्रयोग का विषय वस्तु में नहीं शामिल किया था। और इसका सर्वप्रथम जो निर्णय हुआ था विश्वनाथ प्रसाद बनाम हिंदुस्तान AIR 1982 SC 1444 यानी 1444। इसमें उच्च न्यायालय ने कहा था एकस्व विधि का यह मुख्य सिद्धांत है कि एकस्व अधिकार का सर्वप्रथम अधिकारी वही व्यक्ति माना जाएगा जिसने उस चीज की सर्वप्रथम खोज की हो तथा वो नया होना चाहिए और लाभकारी भी होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि वह एक अनोखी तथा उपयोगी वस्तु होनी चाहिए। सिनिंग इंडस्ट्रीज बनाम श्री कृष्णा इंडस्ट्रीज AIR 1975 ऑल 231
में एक व्यक्ति ने पुराने ताले में काफी परिवर्तन कर दिया और परिवर्तित ताले पर अपना एकस्व अधिकार मानने लगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वह नए ताले पर एकस्व अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि ताले की उसमें खोज नहीं की, उसने पुराने ताले में कुछ परिवर्तन किया है। इस आधार पर नवनिर्मित ताले पर एकस्व अधिकार पाने का हकदार नहीं माना जा सकता, यानी कि उसकी खोज पहले से हो चुकी थी, आपने केवल उसमें एक परिवर्तन मात्र किया है। अगला उदाहरण है मैसर्स स्टैंडी पैक्ट प्राइवेट लिमिटेड बनाम ओसवाल ट्रेडिंग कंपनी AIR 2000 दिल्ली बी। इसके अनुसार इसमें कहा गया यदि कोई व्यक्ति प्लास्टिक फिल्म की मोटाई कम कर दे या बढ़ा दे तो एकाधिकार नहीं कहा जाएगा, यानी उस फिल्म का आविष्कार पहले हो चुका था, उसने आमूलचूल परिवर्तन किए तो इसके अनुसार वो एकस्व अधिकार का हकदार नहीं होगा। नवीनतम और उपयोगिता एकस्व अधिकार की वैधता को सिद्ध करने के लिए दो आवश्यक तत्व माने जाते हैं। अतः यदि निर्माण नया नहीं है तो एकस्व अधिकार का कोई लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। अब हम बात करते हैं एकस्व की उत्पत्ति के बारे में। एकस्व की उत्पत्ति लेटर पेटेंट शब्द से हुई है। लेटर पेटेंट का अर्थ आरंभिक शब्दों से है। लेटर्स पेटेंट उपकरणों के द्वारा इंग्लैंड का राजा कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को यह अधिकार देता था तथा उन्मुक्ति प्रदान करता था, यानी उनको प्रिविलेज प्रदान करता था कि भाई ये आपने ऐसा किया है, इसके लिए हम इसका पेटेंट आपको प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि वह प्रजा पर सुचारू रूप से राज्य करने में सफल रहे। यानी जो आविष्कारक लोग थे उनको भी एक इज्जत देना, प्रिविलेज देना, और उससे क्या होता था, लोग उत्साहित होके या मोटिवेशन में कुछ नया चीज करने के लिए तत्पर रहते थे और खुश रहते थे। पर आगे चल के देखा गया कि बाद में कला भी, क्योंकि पहले तो मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा जोर था, लेकिन उसके बाद क्या हुई, आर्ट आने लगी, प्रोसेस की बात होने लगी, नई चीजों का निर्माण होने लगे, मशीनरों का बहुत बड़ा युग आ गया और मशीनी उपकरणों के साथ नए नए आविष्कार होने लगे। आविष्कारकर्ता यह चाहता है कि उस विषय वस्तु पर उसका एकस्व अधिकार रहे, अन्य व्यक्ति उसके अधिकार की विषय वस्तु की नकल ना करे। अतः उनके हितों के बचाव के लिए ब्रिटिश सरकार ने इंडियन पेटेंट्स एवं डिजाइन एक्ट 1911 यानी 1911 इंडिया में जो है पारित कर दिया। ये बात हो रही है इंडिया की, क्योंकि अभी हम पीछे पढ़ रहे थे कि एकस्व अधिनियम 1970 ये है फ्रीडम के बाद, यानी स्वतंत्रता के बाद इस अधिकार में जो भी आमूलचूल परिवर्तन होकर के एक नया बना। लेकिन पहले जो था इंडियन पेटेंट्स एंड डिजाइन एक्ट 1911 जो कि अंग्रेजों द्वारा लागू किया था वो लागू होता था। जो 1970 का जो पेटेंट एक्ट है वो संसद में लाया गया और पेटेंट बिल 19 सितंबर 1970 को इसको लागू कर दिया गया। दोनों सदनों ने इसे पास कर दिया और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के बाद द पेटेंट एक्ट 1970 पारित हो गया। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं पेटेंट के लिए वो वस्तु नवीनकृत हो, यानी कि खोजी गई हो तथा उपयोगी भी होना उसका बहुत जरूरी है। तो इस तरह से जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था विश्वनाथ प्रताप बनाम हिंदुस्तान मेटल इंडस्ट्रीज की लिमिटेड के जो एक केस हुआ 1982 वाला, उसमें यह महत्वपूर्ण निर्णय निकल के आया कि वो चीज नई भी होनी चाहिए, यानी कि न्यू होनी चाहिए, उसका उपयोगी भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने खोज तो बहुत अच्छी कर दी लेकिन वो उपयोगी ना हो करके क्या है, डिजास्टर कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है, तो उन चीजों का भी पेटेंट नहीं किया जा सकता। चलिए अब बात करते हैं कि कौन सी खोजें यानी कौन सी चीजों के लिए पेटेंट नहीं किया जा सकता है, किन चीजों को एकस्व योग्य नहीं माना गया है, उनके बारे में बात करते हैं। तो एकस्व अधिकार की जो अधिनियम की धारा 3 और 4 में, 2M में तो सारा डिटेल आपको बताया, लेकिन 3 और 4 में इन बातों का जिक्र किया है कि किन चीजों पर पेटेंट नहीं हो सकता है। तो जैसा हम पहले से चर्चा करके आए हैं कि जो भी खोज है वो उपयोगी होना चाहिए, लेकिन अगर हमें कहना है कि किस चीज पे लागू नहीं होना चाहिए तो वो चीज जो तुच्छ श्रेणी में आती है, फ्रिवलस श्रेणी की जो वस्तुएं हैं जो कि अलाभकारी हैं और प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होती हैं, उस पर पेटेंट नहीं किया जा सकता। ऐसी खोजें जिनका प्रयोग प्राथमिक दृष्टि से या आशयिक दृष्टि से विधि या नैतिकता के खिलाफ हो, उन चीजों का भी पेटेंट नहीं किया सकता है, यानी उसको भी एकस्व अधिकार प्रदान नहीं किया जा सकता। केवल विज्ञानों के सिद्धांतों की खोज करना
या सार सिद्धांत की रचना करना भी इसके अंतर्गत नहीं आता। यानी जो भी पहले चीज स्टैब्लिश हो चुकी है, अगर उसकी आपने खोज कर दी तो नया निर्माण नहीं हुआ, तो इसलिए ये भी चीजें इसमें नहीं आती है। केवल किसी नई संपत्ति की खोज कर लेना, मान लिया कहीं आप घूमते घामते गए, आपको कोई वहां पे बहुत महंगा पत्थर मिल गया, तो उस चीज का पेटेंट नहीं हो सकता। किसी पदार्थ के नए प्रयोग की खोज करना, आप मान लिया आपको लोहे का एक कोई नया प्रयोग आपने ढूंढ लिया, तो वो भी इसकी श्रेणी में नहीं आता है। विभिन्न वस्तुओं या पदार्थों के मिश्रण से कोई नया पदार्थ बनाना, यानी लोहा और पीतल मिला, लोहा और कॉपर मिला के आपने कोई नई धातु बना दी, तो वो भी पेटेंट यानी एकस्व अधिकार में नहीं आता है। किन्हीं वस्तुओं को नए तरीके से व्यवस्थित करना या पुनः व्यवस्थित करके उनको नया रूप दे देना, वो भी पेटेंट यानी एकस्व अधिकार में नहीं आता। जैसे हमने पहले बात कही थी, किसी पुराने आविष्कार में कोई नया थोड़ा आमूलचूल परिवर्तन कर देना भी पेटेंट में नहीं आता। यानी कि कोई मशीन का आविष्कार पहले से हो चुका है, यानी जैसे हम कहें कि डीजल इंजन का आविष्कार हो चुका है और आपने उसमें थोड़े बोरे परिवर्तन करके एक नया तरह का इंजन बना दिया, तो वो भी पेटेंट यानी एकस्व अधिकार में नहीं आता है। किसी कृषि या उद्यान कृषि के तरीकों में परिवर्तन करना भी एकस्व अधिकार में नहीं आता है। किसी मानव पर जो आप कोई इलाज करने की, जो उपचार करने की प्रक्रियाएं होती हैं, वो पेटेंट में नहीं आती। मानव के साथ साथ किसी जानवरों पर भी जो इस तरह की कोई इलाज की प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, वो भी किसी तरह के पेटेंट में नहीं आती हैं। एटॉमिक एनर्जी यानी परमाणु एनर्जी के जो भी नए नए खोजें हैं, वो भी पेटेंट में नहीं आती हैं। अगर हम भोजन की बात करें, दवाई की बात करें या किसी औषधि की बात करें, तो इनके निर्माण की प्रक्रिया को हम पेटेंट में ले सकते हैं, लेकिन इनसे बनने वाले पदार्थों पर कोई पेटेंट नहीं लागू होता। यानी प्रक्रिया तो हम, क्योंकि वो पदार्थ तो किसी से मिश्रण से बने हैं, लेकिन प्रक्रिया को हम पेटेंट में ले सकते हैं। वह पदार्थ जो रासायनिक प्रक्रिया या मिश्रित वस्तु दृष्टिगत शीशे एवं संचालन तथा धातु घटक के संबंध में नियंत्रण की प्रक्रिया के लिए पेटेंट प्रदान किया जा सकता है, लेकिन उनके पदार्थों के संबंध में पेटेंट प्रदान नहीं किया जाता। यानी वो दोबारा वही बात आ रही है कि आप उसकी प्रक्रिया को पेटेंट में ला सकते हैं, लेकिन उसके द्वारा बने नए पदार्थों को पेटेंट की प्रक्रिया में नहीं ला सकते। दोबारा बात कर लेते हैं, पेटेंट के लिए जो पेटेंट प्रदान किया जाता है उसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। जैसे सबसे पहली शर्त कई बार चर्चा में आ गई कि नई यानी कि न्यू यानी कि कोई नवीन खोज हो और वो उपयोगी हो, वो उपयोगी जो खोज हो वो निर्माण करने का तरीका हो या निर्माण का ढंग हो, कोई मशीन उपकरण हो या कोई वस्तु की खोज हुई हो। जाने गए पदार्थ यानी कि जो अब तक नोन सब्सटेंस है, नोन पदार्थ हैं, उनके मिश्रण से नए पदार्थ की उत्पत्ति जो पुराने पदार्थ से ज्यादा लाभदायक हो, उसको भी हम वो ऐसा होना चाहिए पेटेंट के लिए। इनके उदाहरणों की बात करें तो ट्यूमर सेल का उपचार एकस्व योग्य नहीं हो सकता। यानी कि उपचार की बात आई तो देखो हमने पहले बोल दिया था कि उपचार इसमें नहीं आएगा। जानवरों में मैस्टिक परेशानी को दूर और कम करने के लिए उपचार प्रदान करने के लिए एकस्व प्रदान नहीं किया जाता, क्योंकि वह उपचार प्रक्रिया की श्रेणी में आता है। मानवों की बीमारी के संबंध में एकस्व अधिकार प्रदान नहीं किया जा सकता। चिकित्सा से संबंधित केसों में एकस्व अधिकार प्रदान नहीं किया जा सकता। तो देखिए हमने एकस्व अधिकार का कहां से ये चर्चा में आया, इस शब्द का आविष्कार कैसे हुआ, कौन कौन से अधिनियम इसमें आते हैं और इसकी मुख्य शर्तें क्या है, एकस्व के लिए किन चीजों पे एकस्व प्रदान किया जा सकता है और किन चीजों पे एकस्व नहीं प्रदान किया जा सकता। तो इस तरह से ये इस प्रश्न का कंप्लीट उत्तर होता है।